इस कहानी को आखिर तक जरूर सुने। हरीलाल जी जल्दी जल्दी नाश्ता करके बिना पानी पिए गाड़ी में बैठ गए। तभी किचन से शारदा जी पानी का गिलास लेते हुए आई। अजी पानी पीकर तो जाइए, आपकी है ये आदत नहीं जाएगी। अरे शारदा जी, पानी मैं ऑफिस में पी लूँगा। शारदा जी पानी का गिलास लेकर गाड़ी के पास दौड़ती हुई आई और बोली, बिना पानी पिए घर से नहीं निकलते। अरे शारदा जी, कहीं आपके चक्कर में मुझे लेट ना हो जाए, आज ज़रूरी मीटिंग है। अच्छा दीजिए, यहाँ तक लाई हैं तो पी लेता हूँ। हरीलाल जी पानी पीकर ऑफिस चले गए। शारदा जी उनकी गाड़ी को देखते देखते वहीं खड़ी रहकर ख्यालों में खो गईं कि अब राहुल के पापा के रिटायर होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। रिटायर होने के बाद हमारी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। शारदा जी अपने कामों में लग गई। शाम को हरीलाल जी जब ऑफिस से घर आए तो बोले, शारदा जी एक बढ़िया सी चाय पिलाइए, आज बहुत थक गया हूँ। वैसे भी कुछ ही दिनों की तो बात है, अब तो आराम ही करूँगा, पूरा दिन आपके साथ ही बिताऊँगा। और किसी सोच में डूब गए। तभी शारदा जी ने उनके हाथों को हिलाती हुई बोली, क्या सोच रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन कैसा होगा। अब तो यह घर जहाँ ज़िंदगी के 35 साल बिताए थे, यह भी खाली करना होगा। न जाने कितनी यादें जुड़ी हैं इस घर के साथ। जीवन में न जाने कितने सुख दुख के पल जिए हैं इस घर में। और उनकी आंखें नम हो गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। कितना काम करेंगे आप? हंसते हुए बोली, अब तो हम लोगों का सेवा करवाने का समय आ गया है। दोनों बुढ़े बुढ़िया पोता पोती और बच्चों के साथ हंसी खुशी बुढ़ापा बिताएंगे और कैसे दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। यही लोग हमारा ख्याल रखेंगे। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जब हरीलाल जी का रिटायरमेंट था। इस उपलक्ष्य में पार्टी रखी थी। सभी रिश्तेदार, उनके ऑफिस के स्टाफ आए हुए थे। सभी लोग एंजॉय किए और मायूसी भी उनके करीबी दोस्त माहौल कभी खुशी कभी गम वाला बना दिया था। सभी मेहमान चले गए थे। हरीलाल जी एक कोने में उदास बैठे हुए थे। तभी शारदा जी उन्हें ढूंढती हुई आई। कहाँ चले गए? लो, इधर कोने में बैठे हो। मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ। इतना उदास मैंने आपको आज तक नहीं देखा। क्या सोच रहे हो? शारदा जी, सभी लोग हमें बधाई देने आए थे। जो करीबी रिश्तेदार नहीं आ सके, उन्होंने फ़ोन करके बधाई दी, लेकिन मेरा खुद के बेटे ने एक बार भी नहीं पूछा। कम से कम एक कॉल ही कर लेता कि पापा कब आ रहे हो। शारदा जी बात को टालते हुए बोली, वह काम में बिजी होगा, तभी फ़ोन नहीं किया। देखना एक दिन वह ज़रूर कॉल करेगा। चलिए इन सभी बातों को छोड़िए, बहुत थकान हो चुकी है, अब चलकर सो जाते हैं। कल सुबह सोचेंगे कि कहाँ जाना है। दोनों दंपत्ति सो गए। सुबह सुबह हरीलाल जी अपनी पत्नी से बोले, चलिए गांव चलते हैं, अब गांव की वादियों में ही अपना बचा कुचा समय काटेंगे। तभी शारदा जी बोली, राहुल के घर होते हुए गांव चलेंगे, बच्चों को भी देख लेंगे, बहुत दिन हो गए। हरीलाल जी मन ही मन राहुल से नाराज थे, इसलिए वह जाना नहीं चाहते थे। राहुल उनका इकलौता बेटा था, वह भी सरकारी नौकरी करता है, इसलिए वह अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर में ही रहता है। और उनकी 2 लड़कियां भी थी, जिसकी शादी उन्होंने बहुत अच्छे से की थी। वह भी अपने ससुराल में बहुत खुश थी। दोनों दंपत्ति अपने गांव आ गए और रहने लगे। अभी कुछ दिन बीते ही थे कि बहू और बेटा भी वीकेंड में आ गए। बेटे और बहू ने खूब सेवा की। शारदा जी को एक काम भी नहीं करने देती थी, यहाँ तक कि उनके बालों में तेल लगाकर चोटी भी कर देती और नेल पेंट भी लगा देती। शाम होते होते अपने सास ससुर के सामने चाय पकौड़ी भी दे आती। यह सब देखकर शारदा जी बहुत खुश थी। हरीलाल जी को देखते हुए बोली, देखिए ना, बहू ने आज मेरी चोटी और नेल पेंट भी कर दी है। आज बच्चों का सुख का एहसास हो रहा है। रात को खाने के समय राहुल ने बातों ही बातों में रिटायरमेंट के पैसों की बात की। पापा, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पैसे दे देते तो मैं दिल्ली में अपने मकान ले लेता। वे छोटे से घर में अब गुजारा नहीं हो पाता। बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं, सबको अपना अपना कमरा चाहिए। हरीलाल जी कुछ नहीं बोले। अभी बोलने ही वाले थे तभी शारदा जी बोली, हाँ क्यों नहीं, आज नहीं तो कल उस पर तुम्हारा ही हक है। ए जी, जब बच्चे पैसे मांग रहे हैं तो उनको देने में क्या हर्ज है। यह समझाते हुए शारदा जी बोली। हरीलाल जी बोले, आए दिन न्यूज़ और अखबारों में पढ़ता रहता हूँ
कि बच्चे किस तरह माँ बापों की दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर देते हैं। बीच में शारदा जी उनकी बातों को काटते हुए बोली, अरे आप यह कैसी बात कर लेकर बैठ गए। हरिलाल जी बोले, मैं जानता हूँ कि मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन वक्त का क्या भरोसा, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। तभी शारदा जी बोली, कुछ नहीं जी, ऐसा कुछ मत सोचिए, आखिरकार हम भी तो माता पिता हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है, अगर आप कहती हैं तो मैं दे दूंगा। वे रिटायरमेंट के पैसे राहुल को दे देते हैं। राहुल पैसे लेकर दिल्ली आ गया। कुछ ही दिनों में अपना मकान खरीद लिया। कुछ दिन बाद शारदा जी बोली, अब हमें अपने बच्चों के पास लेकर चलिए, बच्चों से मिलने का बड़ा मन हो रहा है। ठीक है भाग्यवान, ले चलूंगा। वह अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच गए। शुरुआत के दिन तो बहुत अच्छे से रहे। बहू ने 15 दिन तक शारदा जी को कोई काम करने नहीं दिया, बल्कि उनकी सेवा करती रही। दोनों पति पत्नी बेटा और बहू से बहुत खुश थे। करीब 1 महीने बाद घर का झाड़ू पोछा बर्तन सब अपनी सास से करवाने लगी और हरिलाल जी को सब्जियां खरीदना, छोटी छोटी चीज़ों को खरीदने के लिए बाजार भेज दिया करती थी। बेटा भी सब देखकर अनदेखा कर दिया करता था। एक दिन वह राहुल से बोले, बेटा एक काम करो, एक नौकर रख लो जो घर के कामों में मदद कर दिया करेगी। तभी उधर से बहू तुनक्कर बोली, और उसके पैसे कौन देगा? आपके पास तो कुछ भी नहीं है, और वैसे भी घर में काम कितने हैं, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। राहुल बोला, हाँ पापा सही तो कह रही है ये, उतनी मेरी सैलरी कहाँ है जो बच्चों का और फिर घर का खर्च और ऊपर से एक नौकर भी रख लूँ। तो बेटा तुम्हारी माँ से अब घर का काम नहीं होता, उनकी तबीयत खराब रहने लगी है। फिर बहू बीच में बोली, गांव में तो सारा काम अकेली कर लेती थी, वहाँ कौन सा नौकर था, यहाँ हम दोनों मिलकर कर लेते हैं तो थक जाती हैं। राहुल बोला, पापा आप क्यों महिलाओं के बीच में दखल अंदाजी कर रहे हो, आप आराम से रहिए। आराम से कैसे रहूं? मेरी पत्नी को घर के काम में दिन भर के लिए कोल्हू के बैल की तरह लगा दिया जाता है। हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, और घर में कोई भी गेस्ट आ जाए तो हमारा घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। बहू कहती है, पापा जी कमरे में से मत निकलना, इससे अच्छा तो हम गांव में ही थे। बहू बोली, हमने कौन सा आपको शहर बुलाया था, आप लोगों की हमारे पास आए हैं। ऐसी बात सुनकर हरिलाल जी बोले, ठीक है हम लोग कल के कल ही काम जा रहे हैं। बहू मन ही मन बोली, चलो बला टली। हरिलाल जी सुबह सुबह ही काम के लिए निकल पड़े। इधर बेटा और बहू ने चैन की सांस ली और बोली, चलो अब आराम से रहेंगे। ऐसे लग रहा था जैसे दोनों सर पर तांडव कर रहे हो। राहुल भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, रोज की चिक चिक से परेशान हो गया था। दोनों पति पत्नी दुखी मन से गांव लौट रहे थे। तभी बड़ी बेटी का फोन आया, पापा आप कैसे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? इतना सुनते ही हरिलाल जी रुंधे हुए स्वर से बोले, हाँ बेटा सब ठीक है, तुम बताओ दामाद जी और बच्चे ठीक हैं? पापा हम लोग तो ठीक है, लेकिन आप कुछ ठीक नहीं लग रहे। आप घर पहुँचो, मैं आती हूँ आपसे मिलने। घर पहुँचते ही दोनों बेटी दामाद और बच्चे मिलने आ गए। बेटियों ने माँ को गले से लगाया और माँ रोने लगी। माँ, पापा अब रोने की कोई ज़रूरत नहीं, जैसे भैया आपके बच्चे वैसे भी हम भी तो हैं आपके बच्चे हैं। हम लोग अपना हर फर्ज निभाएंगे, जीवन के हर सुख दुख में आपका साथ निभाएंगे। दोनों बेटियों ने आपस में यह तय किया कि माँ पापा कभी हमारे घर रहेंगे तो छोटी कभी तुम्हारे घर, जब उनका जी चाहे वहाँ रहेंगे। उनकी बड़ी बेटी और दामाद दोनों को अपने घर ले गए। बड़ी बेटी व दामाद दोनों को बहुत अच्छे से ख्याल रखते और उनके बच्चे भी नाना नानी को पाकर खुश हो गए। अब हमेशा दोनों पति पत्नी पार्क में जाकर समय बिताते, अपने हम उम्र के लोगों के साथ उठते बैठते और ठहाके लगाते। उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा था। कभी छोटी बेटी अपने पास ले जाती ताकि लोग बातें न बनाएं कि बेटे के रहते हुए माँ बाप बेटियों के घर रहते हैं। एक दिन अचानक राहुल और उसकी पत्नी गांव आ गए तो घर में ताला लगा देखकर घबरा गए कि माँ पापा आखिर कहाँ चले गए। जब अपनी बहन के पास फ़ोन किया तो पता चला कि बहन के पास ही कुछ दिनों से रहते हैं। बहन के घर अपने माँ पापा से मिलने चला गया। बैल बजाते ही भाई बोला, बहन दरवाज़ा खोलो, और बहन भाई और भाभी दोनों को आदर के साथ अंदर ले आई। पति पत्नी दोनों ने माँ पापा के पैर छुए। उन्होंने गुस्से को नज़रअंदाज करके दोनों को खूब आशीर्वाद दिया। बेटा और बहू ने अपने माता पिता को खूब खुश देखा। कुछ देर तक तो दोनों चुप खड़े रहे। हरिलाल जी ने पूछा, बेटा बताओ क्या हाल है, कैसे आना हुआ, कोई काम है?
थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, नहीं, वह मैं कह रहा था, ऑफिस आने जाने में बाइक से दिक्कत होती है। हम 4 लोग बाइक पर बड़ी मुश्किल से आ पाते हैं। गाड़ी लेने की सोच रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हरीलाल जी बोले। नहीं, वह मैं कह रहा था कि मैंने कुछ पैसे जोड़ रखे हैं और कुछ पैसे आप दे दें तो गाड़ी आ जाएगी। बेटा, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है। जो पैसे थे वह तुम्हारे घर खरीदने के लिए दे दिए। राहुल थोड़ी देर चुप रहा और थोड़ी देर बाद बोला, वह जो पुश्तैनी घर है, अब क्या करोगे उसका? आप तो दीदी के घर रह रहे हैं, अब क्या ज़रूरत है उसकी? शारदा जी चुपचाप बातें सुन रही थी। उनसे रहा नहीं गया तो वह बोल पड़ी, बेटा, वह घर मेरा है, उस पर आंख उठाकर देखना भी मत। तुम लोगों ने जो मेरे साथ किया है वह मैं अभी भूली नहीं हूँ। उस घर के बारे में तुमने सोच भी कैसे लिया? इतना सब होने के बाद भी मैं तुम्हें पुश्तैनी घर दूंगी? मेरी बेटियों ने जो आज तक मेरी सेवा की, 1 रुपया भी उन्होंने मुझसे नहीं लिया और ना ही कोई उम्मीद की। लेकिन हमारा जो फ़र्ज़ बनता है हम दे देते हैं। जो पेंशन आता है उससे हम अपना खर्चा और छोटी मोटी ज़रूरत होती है उसे पूरा कर लेते हैं। रहा पुश्तैनी घर का, तो उसे मैं वृद्धाश्रम के लिए दे रही हूँ। तभी राहुल हरीलाल जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। बेटा, तुम कुछ और भी कर लो, पर मेरा फैसला बदलने वाला नहीं। दुनिया में बहुत हमारे जैसे लोग हैं जो अपने बेटा बहू के सताए हुए हैं। तभी बहू तिनक्कर बोली, देखा अपने बूढ़े माता पिता का करतूत, यह आपने अच्छा नहीं किया। तभी शारदा जी बोली, बेटा, तुम्हारे जैसा लालची इंसान आज तक नहीं देखा और यहाँ से चले जाओ। यह तमाशा करने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार भी फ़ोन करके हमारा हाल नहीं पूछा और आया भी तो अपने मतलब से। बेटा और बहू ने झल्लाते हुए बोला, ठीक है, जा रहा हूँ, फिर कभी लौट के नहीं आऊँगा। वैसे भी अब कुछ बचा भी नहीं है, और चला गया। तभी शारदा जी निर्बल होकर वहीं गिर गई। तभी बेटी और दामाद ने हाथ थाम लिया और ढांढस देने लगे। तो दोस्तों, अपने माता पिता की दिल से सेवा करो। स्वार्थ से की गई सेवा सेवा नहीं कहलाती, लालच कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।